नमस्कार दोस्तों। टीएलडी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दल बदल विरोधी कानून के बारे में, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो यह काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह क्या है, कैसे ये लाया गया, एवं इसके संबंध में तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गोवा और अभी हाल ही में महाराष्ट्र आदि राज्यों में हमें सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा दल बदल के कारण दल बदल विरोधी कानून लगातार देखने को मिला है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह क्या है। देखिए, इन्हीं सब राज्यों में लगातार दल बदल विरोधी कानून मुद्दा चल रहा है, इसलिए यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। इसी प्रकार हम आपके लिए यह वीडियो लाए हैं। चलिए अब देखते हैं आखिर यह क्या है। दल बदल विरोधी कानून दल बदल करने वाले सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने वाले प्रावधानों को परिभाषित करता है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून 1 मार्च 1985 को लागू किया गया था। 52वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। 52वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के में अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, 190 और अनुच्छेद 191 में संशोधन किया गया था। आइए अब जानते हैं कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अथवा किन मापदंडों के आधार पर किसी सांसद या विधायक को अयोग्य सिद्ध किया जा सकता है। पहला है, यह कानून संसद एवं राज्य विधानसभा दोनों पर ही लागू होता है। ठीक है, आया जाएगा। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य यदि किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उस पर भी दल बदल विरोधी कानून लगता है। नेक्स्ट है, यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के विपरीत वोट किया जाता है तो उसे भी दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिया जाएगा। 6 माह पश्चात कोई मनोनीत सदस्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह भी अयोग्य करार दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह के पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है या फिर मान लो किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया उसने, तो वह व्यक्ति भी क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा दल बदल विरोधी कानून के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 1/3 से कम सदस्यों की पार्टी छोड़ने पर दल बदल कानून का प्रावधान किया गया था, जिसे 91वें संविधान संशोधन 2003 में सामूहिक दल बदल की व्यापकता में वृद्धि करते हुए 2/3 कर दिया गया। इसके संबंध में एक कहानी है जिस पर चर्चा करना थोड़ा सा आवश्यक है। देखो, हुआ ये था कि इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात 1984 के आम चुनाव में राजीव गांधी को खूब सहानुभूति मिली, जिसके चलते कांग्रेस ने भारतीय इतिहास का सर्वाधिक बहुमत वाली सरकार बनाई थी। ठीक है, उस समय टोटल सीटें कितनी थी, 542 थी लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा की टोटल 500 सीटें थी, जिसमें से 425 लोकसभा सीटें किसे, कांग्रेस को मिली थी। तो ये इतिहास की अब सर्वाधिक बहुमत वाली सरकार बनी थी 1984 के आम चुनाव के पश्चात, जैसे अभी तक इतना बहुमत किसी को नहीं मिला है। ठीक है, हुआ क्या था कि राजीव गांधी को डर था कि ये जो 425 सांसद इनके पक्ष में हैं, ये किस लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति के कारण। ठीक है, ये इनके प्रति वफादार नहीं है। तो इसी के चलते उनको अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए वह दल बदल विरोधी कानून लेके आए। ठीक है, जिसमें 1/3 का प्रावधान भी किया गया कि एक तिहाई का प्रावधान किया गया कि यदि 1/3 से कम सदस्य पार्टी को छोड़ते हैं तो वह अयोग्य करार दिया जाएगा उन सदस्यों को। ये देखिए, 1/3 का प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि 425 का 1/3 होता है लगभग 142। ठीक है, तो 142 सदस्य ही अगर या फिर इससे ज़्यादा सदस्य कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं
तो ही वह वो वैलिड माने जाएंगे, अन्यथा उन लोगों को अयोग्य करार कर दिया जाएगा। क्योंकि 142 एक बहुत बड़ी संख्या होती है, इसलिए उनकी सरकार को ज़्यादा खतरा नहीं था, इसी कारण उनकी सरकार सत्ता में बनी रही। ठीक है। अब हुआ क्या था कि जो 1/3 का प्रावधान किया गया था 1985 में संविधान संशोधन के तहत, उसका फ़ायदा छोटे छोटे राज्यों में बहुत उठाया जाने लगा। इसी के चलते 2003 में दल बदल विरोधी कानून में एक और संशोधन कर दिया गया, जिसके तहत 1/3 से बढ़ाकर 2/3 प्रावधान कर दिया गया। मतलब अब 2/3 प्रावधान से यदि कम सदस्य पार्टी को छोड़ते हैं तो वह अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अपवाद क्या क्या हैं, मतलब उन बिंदुओं को देखते हैं जिनको इस कानून में छूट प्राप्त है। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दलों को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उस दल के कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। ये 2/3 का प्रावधान कब आया था 2003 के बाद। इससे पहले क्या था, 1/3 का प्रावधान था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। गठबंधन में चुनाव लड़ने पर एक ही पार्टी मानी जाती है। यदि दो या दो से पार्टी चुनाव से पहले गठबंधन कर लेती हैं तो उनको चुनाव में एक ही पार्टी माना जाता है। ठीक है। सदन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को इस कानून से छूट दी गई है। यदि पार्टी नेतृत्व 15 दिन के भीतर वोट या अवज्ञा को रद्द कर देता है तो विधायक को अयोग्य करार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास है। सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। यदि सदन के अध्यक्ष के दल से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। देखिए, हुआ क्या था कि जब राजीव गांधी सरकार 52 संविधान संशोधन लेके आई तो उसके पश्चात माधवराव सिंधिया ने क्या किया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से किसी कारणवश इस्तीफा दे दिया। ठीक है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश विकास पार्टी। ठीक है। इस विकास पार्टी के टोटल सदस्य कितने थे, 1, और वो स्वयं कौन थे, माधवराव सिंधिया जी। ठीक है। जब पुनर्चुनाव हुआ, मतलब दोबारा चुनाव हुआ तो माधवराव सिंधिया उस क्षेत्र से जीत गए। ठीक है। विजय हुए और इसके पश्चात वह विजय होने के बाद वह किसी भी पार्टी में शामिल हो गए। मतलब वह किसी भी पार्टी में चले जाते थे, क्योंकि एक ही सदस्य था, मतलब जहाँ भी जाता 100% जाते थे। ना तो उन्हें 1/3 प्रावधान से कोई प्रॉब्लम हुई, ना 2/3 प्रावधान से। ठीक है। इसी कारण क्या हुआ कि जिसे बाद में क्या कर दिया गया, इसी कारण क्या हुआ कि दल बदल कानून में नियोक्ता संबंधी फैसले लेने का केवल और केवल अधिकार किसे दिया गया, सदन के अध्यक्ष को। ठीक है। और जो सदन के अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा वह अंतिम माना जाएगा, मतलब उस सदन के अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। इसके पश्चात क्या हुआ कि ये जो प्रावधान है सदन के अध्यक्ष को चुनौती न देने वाला, ये क्या हुआ कि कियोतो होलन बनाम जाचेलू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रबंध को असंवैधानिक करार कर दिया और अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा, यदि कोई अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दल बदल विरोधी कानून लागू करने के कारक। देखिए, इससे पहले दल बदल विरोधी कानून लागू करने के कारक से पहले देखते हैं अयोग्य करार होने संबंधी प्रावधानों को और देख लेते हैं। अगर किसी भी विधानसभा सत्र के दौरान कोई विधायक अयोग्य करार दिया जाता है तो वह उस सत्र के दौरान चुनाव नहीं लड़ सकता है। यही नहीं, हालांकि किसी भी व्यक्ति को, मतलब ऐसे किसी भी व्यक्ति को मंत्री भी नहीं बनाया जाएगा। देखिए, यह सब कब तक रहेगा, सिर्फ उसी सत्र तक जिस सत्र में उसे अयोग्य करार दिया गया है। हालांकि अगले सत्र में वह चुनाव लड़ने योग्य बन जाएगा और मंत्री भी बन सकता है। यदि किसी अपराध के लिए किसी सांसद या विधायक को अयोग्य करार कर दिया गया तो उसे अयोग्य कब तक माना जाएगा, 6 साल तक अयोग्य माना जाएगा। लेकिन 3 माह की अवधि के भीतर
यदि वह अपील दायर कर देता है तो सजा के बावजूद वह मंत्री पद पर बना रहेगा। ठीक है। देखिए एक सवाल और आता है कि त्यागपत्र और अयोग्य करार देने में अंतर क्या है, इसको और देख लेते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति त्यागपत्र देता है तो वह सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है। और 6 महीने के भीतर वह विधायिका के किसी भी सदन से निर्वाचित हो सकता है। ठीक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अयोग्य करार कर दिया गया है तो नए चुनाव से पहले वह मंत्री नहीं बनाया जा सकता। मतलब नए चुनाव में पहले वह निर्वाचित होगा, उसके बाद ही उसे मंत्री पद दिया जा सकता है, उससे पहले नहीं दिया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून लागू करने के क्या क्या कारण रहे हैं। 1970 के दशक में आयाराम गयाराम की राजनीति भारत में काफ़ी प्रचलित हो गई थी। 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार दल बदल कर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में खड़ा किया। अंततः 1985 में संविधान संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। ठीक है। अब उन बिंदुओं को देख लेते हैं जिसके जो दल बदल विरोधी कानून के पक्ष में तर्क दिए गए हैं। पहला है, दल बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदलने से रोककर इस सरकार को स्थिरता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून ने सत्ताधारी राजनीतिक दल को सत्ता के स्थिरता की बजाय विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। मतलब ये है कि दल बदल विरोधी कानून के आने से पहले होता क्या था कि विधायक या सांसद किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते थे। मतलब कोई एक विधायक या 2 विधायक, मतलब कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी जा सकते थे। तो सरकार को हमेशा अपनी स्थायित्व, मतलब कि सरकार में सत्ता में बने रहने का खतरा हमेशा रहता था, तो वह अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ज़्यादा ध्यान देती थी। लेकिन दल बदल कानून आने के बाद उसने क्या, अन्य मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देने लगे वो। ठीक है। नेक्स्ट है, कानून के प्रावधानों को धन या पद लोलुपता के कारण की जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाया गया और अनियमित चुनाव के कारण होने वाले व्यय को भी नियंत्रित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, इस कानून ने राजनीतिक दलों की प्रभाविता में वृद्धि की और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमजोर किया है। पार्टी की नीतियों के प्रति वफादारी बनी रहती है उस पार्टी के विधायक या सांसदों की। ठीक है। पार्टी में एकता और अनुशासन की भावना भी बरकरार रहती है। अब उन बिंदुओं को देखते हैं जिनको राजनीतिज्ञों ने इस दल बदल विरोधी कानून के विपक्ष में जो तर्क दिए हैं उनको देखते हैं। इसके कारण अंतर्दलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। ठीक है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, इसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु कानून जनता का नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है। सही है। नेक्स्ट है, कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि परिपक्व लोकतांत्रिक देशों में दल बदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इन देशों में जनप्रतिनिधि अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट देते हैं तो भी वह उसी पार्टी में बने रहते हैं, उन्हें उस पार्टी से नहीं निकाला जाता है। ठीक है। अयोग्यता और दल बदल में फ़र्क करने में नाकाम इस कानून के प्रावधान, मतलब इसके कानून के प्रावधानों में ये प्रावधान नहीं किया गया है कि किस व्यक्ति को अयोग्य माना जाए, किन किन प्रावधानों को अयोग्यता के संबंध में ना माना जाए और किन प्रावधानों को दल बदल के अंतर्गत लाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुशासन के नाम पर दल के स्वामित्व वाली स्थिति की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, निर्दलीय और नामित सदस्यों के मतभेद शुरू हुआ है इसके कारण। क्योंकि क्या होता है कि जो निर्दलीय सदस्य रहता है वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन जो नामित सदस्य है, जो मनोनीत सदस्य है, वह 6 माह के अंदर अंदर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ऐसा निर्दलीय सदस्य नहीं कर सकता है। अब देखते हैं दल बदल विरोधी कानून से संबंधित विभिन्न समितियां हैं, जो भी इससे संबंधित समितियां, उन पर एक चर्चा डाल लेते हैं। पहली समिति है दिनेश गोस्वामी समिति।
वर्ष 1990 में चुनावी सुधारों को लेकर दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था, दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा लिया जाना चाहिए। संबंधित सदन के मनोनीत सदस्यों को उस स्थिति में अयोग्य ठहराया जाना चाहिए यदि किसी भी समय राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या प्रावधान है कि यदि 6 माह के अंदर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनको अयोग्य नहीं माना जाएगा, लेकिन 6 माह पश्चात अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं उनको अयोग्य मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस संबंध में दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या कहा है कि यदि मनोनीत सदस्य किसी भी समय किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनको अयोग्य माना जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट। इसे देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव से पूर्व 2 या 2 से अधिक पार्टियां यदि गठबंधन कर चुनाव लड़ती हैं तो दल बदल विरोधी कानून के अनुसार उस गठबंधन को एक पार्टी के तौर पर माना जाएगा। ठीक है, राजनीतिक दलों को व्हिप केवल तभी जारी करना चाहिए जब सरकार की स्थिरता पर खतरा हो, जैसे दल के पक्ष में वोट न देने या किसी भी पक्ष को वोट न देने की स्थिति में अयोग्य घोषित करने का आदेश। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में क्या मत दिया है। इस संबंध में चुनाव आयोग का मानना है कि उसकी स्वयं की भूमिका व्यापक होनी चाहिए। अतः 10वीं अनुसूची के तहत आयोग के बाद अधिकारी सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्णय लिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्योतो होलोहन बनाम जाचेलू मामला। मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जिस 1993 में से देखते हैं इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। वर्ष 1993 में क्योतो होलोहन बनाम जाचेलूबाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, न्यायालय ने माना कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। साथ ही ये संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते हैं। आइए अब उन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं जो दल बदल विरोधी कानून से संबंध रखते हैं। अटल जी की सरकार के समय सन 2000 में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा आयोग NCRWC ने भी अपने प्रतिवेदन में दल बदलुओं को मंत्री पद या सार्वजनिक लाभ का पद नहीं देने की अनुशंसा की थी। 1947 से 1967 की अवधि के रिसर्च के अनुसार 542 बार लोगों मतलब सांसदों या विधायकों ने ये दल बदले थे। लेकिन 1967 में चौथे आम चुनाव के प्रथम वर्ष में भारत में 430 बार सांसद या विधायकों ने दल बदलने का रिकॉर्ड बनाया था, जो कि 1947 से 1967 के 20 वर्ष की अवधि में कितना था 542, जो कि ये प्रथम वर्ष में ही कितना 1967 के प्रथम वर्ष में ही कितना हो गया था 430 बार दल बदल लिया गया था। ठीक है, इसीलिए ये प्रावधान लाया गया था। नेक्स्ट है 1967 के बाद यह रिकॉर्ड कायम रहा। दल बदलू लोगों के कारण 16 महीने के भीतर 16 राज्यों की सरकारें गिर गईं। ठीक है, क्या हुआ 16 महीने के भीतर ही 16 राज्यों की सरकार गिर गई। इसी समय हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार दल बदल कर हरियाणा की राजनीति में एक नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, नेक्स्ट जुलाई 1979 में जनता पार्टी में दल बदल के कारण चौधरी चरण सिंह को भारत का पहला दल बदलू प्रधानमंत्री कहा जाता है। भारत का पहला दल बदलू प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है? चौधरी चरण सिंह को। कब? 1979 में बने थे, जनता पार्टी से थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की संसद में दल बदल पर रोक लगाने के लिए 52वें संविधान संशोधन एक्ट 1985 सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अगला पॉइंट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1 मई 1987 को महत्वपूर्ण निर्णय में दल बदल रोकने के लिए बनाए गए संविधान के 52वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया था, लेकिन इसकी धारा 7 को
लेकिन इसकी धारा 7 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे कियोतो हुलोहन बनाम जाचलू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था इस संबंध में कि ये अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा वह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत लाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दल बदल विरोधी कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसे परिष्कृत किए जाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बेहतर लोकतंत्र भी बन सके। आज की वीडियो में इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। ऐसी ही तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।